लौटकर वो मादाओं की खिदमत करके उनसे अपने रिश्ते की फिर से पुष्टि करता है। जिनाडा मादाएं जिंदगी भर के लिए अपने परिवारों में टिकी रहती हैं। वो एक साथ मिलकर भोजन ढूंढती हैं, एक दूसरे की देखरेख करती हैं और बच्चों को पालती हैं। ये दुनिया है मादाओं की, जहां नरों की अदला बदली हो सकती है। कुमारे बंदरों की भीड़ नजदीक आ रही है। ऐसे में हरम का मुखिया एक दहला देने वाली तरकीब का इस्तेमाल करता है। वो एक बच्चे को उठाकर फिर से लड़ाई में मशगूल हो जाता है। शायद उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मादाएं बच्चे की मदद के लिए दौड़ें और इन कुमारों को भगाने में मदद करें। लेकिन ये योजना चौपट हो जाती है। कुमारे नर हमला कर ही देते हैं और बच्चा घायल हो जाता है। जब वो घायल बच्चे को छोड़ता है तो उसे एक और भी गुस्से से भरे दुश्मन का सामना करना पड़ता है। ये है उसका अपना ही परिवार। वो अपनी मादाओं को खुश करने के लिए फिर से उनकी देखरेख में जुट जाता है। लेकिन इस बार जब कुमारी नर लौटते हैं तो पासा पलट जाता है। पुराना मुखिया जान बचाकर पहाड़ियों की तरफ भागता है। ये खतरनाक लड़ाइयां कई दिन तक जारी रह सकती हैं और इनमें जानलेवा जख्म भी लग सकते हैं। पुराने अल्फा नर का दबदबा पूरी तरह खत्म करने के बाद नया मुखिया अपने हरम पर अपना प्रभुत्व कायम करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता। घावों पर नमक छिड़कते हुए इस पुराने अल्फा नर को आसपास रहने की इजाजत तो मिल जाती है, लेकिन एक बेबी सिटर के रूप में। अगर बोत्सवाना के घास के मैदानों में भोजन, मौज मस्ती और मादाएं हों, तो वो इस युवा नर ज़ीब्रा के लिए जन्नत जैसे हैं। लेकिन कोई अकेला नर सीधे ही जाकर अपनी मादा का दिल नहीं जीत सकता। उसे इसके लिए युद्ध करना होता है। कोई पिता अपनी बेटी को फ्लर्ट करने वाले नरों के साथ इस तरह नहीं छोड़ सकता। एक युवा मादा प्रणय के लिए तैयार है और एक नर ज़ीब्रा उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। उसके साथ प्रणय करने के लिए इस नर को इस मादा को लुभाकर उसके पिता के झुंड से अलग ले जाना होगा। लेकिन ये नर अपनी बेटी को इस तरह किसी अयोग्य वर्ग के साथ रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं देगा। इसकी इजाजत पाने के लिए उम्मीदवार को अपनी ताकत, रफ्तार और चतुराई दिखानी होगी। अगर वो इस बार कामयाब ना हुआ तो उसे फिर से कोशिश करनी होगी। अपना हरम बनाने का यही एकमात्र तरीका है। वो गर्दन के जरिए जूझकर पुराने नर को हराने की कोशिश करता है। ये मुठभेड़ रात तक भी चल सकती है। घंटों तक चली इस मुठभेड़ के बाद दोनों थके हुए नर
इस झगड़े को रोक देते हैं और मादा युवा नर को मिल जाती है। लेकिन इस नर को मादा के गर्भ धारण तक एकदम फिट बने रहना होगा। दूसरे नर इस मादा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रणय करने की चाहत की वजह से अक्सर झुंड में झगड़े होते रहते हैं और मुकाबला काफी भीषण हो सकता है। अक्सर बोलबाला आकार और ताकत का होता है, लेकिन कीट भी ये साबित कर सकते हैं कि छोटे आकार के बावजूद वो डरावने हो सकते हैं। कीट जगत में दुनिया की कुछ सबसे हिंसक मुठभेड़ें होती हैं। यहाँ दाव बहुत ऊंचे होते हैं। घर, बच्चों और भोजन के सिलसिले में यूरोप की मधुमक्खियों को लगातार खतरा झेलना पड़ता है। वो ऐसी कॉलोनीज में रहती हैं जिनमें उनकी तादाद अक्सर 30,000 से ज्यादा होती है। वो छत्ते बनाती हैं जो मोम, पराग, लार्वी और शहद से भरे होते हैं। किसी हमलावर फौज के लिए ये किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। जब मधुमक्खियों के किसी छत्ते की खबर किसी विशाल एशियन हॉर्नेट को मिल जाती है, तो फिर एक रिकॉन मिशन के कारण ही युद्ध छिड़ सकता है। जब कोई अकेला हॉर्नेट मधुमक्खियों के किसी छत्ते को देखता है, तो अपने फेरोमोन से उसकी निशानदेही कर देता है और फिर एक हिट स्क्वाड के साथ लौट आता है। ये दुनिया के सबसे बड़े आकार के ततैये हैं। इनका आकार किसी औसत मधुमक्खी से 5 गुना बड़ा होता है और इनके शरीर में एक घातक विष मौजूद होता है। इनका डंक ऐसा महसूस होता है जैसे खाल में कोई गर्म कील ठोकी जा रही हो। इनका हमला होने पर हजारों मधुमक्खियां छत्ते से निकल आती हैं। ये इसकी रक्षा में अपनी जान देने को भी तैयार होती हैं। लेकिन इस कत्लेआम को रोकने का इन यूरोपियन मधुमक्खियों के पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही मिनट में एक ततैया 40 तक मधुमक्खियों को मार सकता है। ऐसे सिर्फ 30 ततैये सिर्फ कुछ ही घंटों में 30,000 मधुमक्खियों की किसी बस्ती का सफाया कर सकते हैं। ये कोई युद्ध नहीं है, ये तो सामूहिक संहार है। जमीन पर इन ततैयों के ढेर से शिकारों के अवशेष पड़े हैं। फिर दुश्मन छत्ते के अंदर वाले हिस्से की तरफ घुस जाता है। छत्ते के रक्षकों को खत्म करने के बाद ततैये इस हमले में मिले खजाने का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन शहद ही एकमात्र खजाना नहीं है। वो तो मधुमक्खियों के लार्वी और प्यूपा को भी अपने साथ ले जाते हैं, जो कई हफ्तों तक उनके बच्चों का पेट भरेंगे। बेशक यूरोपियन मधुमक्खियों ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने इन विशालकाय हमलावरों के खिलाफ कोई रक्षात्मक प्रणाली विकसित नहीं की है। लेकिन जापानीज हनी बीस ने इन खतरनाक हमलावरों से जूझने के लिए एक तरकीब जरूर निकाली है। इस काम में ट्रेनिंग और टीम वर्क होता है। इसमें एक अकेले ततैये पर जबरदस्त हमला बोला जाता है, जो छत्ते की थाह लेने आता है। इससे पहले कि ये ततैया अपने फेरोमोन छोड़े, उन्हें इसे घेरना होता है। अगर ये ततैया अपनी फौज तक संकेत भेज पाने में कामयाब हो जाता है, तो खेल खत्म हो जाता है। मधुमक्खियां अपने पेट को हिलाकर एक डांस करने लगती हैं, जो उनके द्वारा अपने छत्ते को बचाने की योजना का संकेत है। वो घुसपैठिए को लुभाकर अंदर ले जाती हैं और फिर उसे घेर लेती हैं। उनके जबड़े और डंक बड़े आकार के ततैये के आगे कुछ नहीं है, लिहाजा वो अपनी गर्मी से उसे हराने की कोशिश करती हैं। सैकड़ों मधुमक्खियां इतनी तेजी से वाइब्रेट करने लगती हैं कि वो तापमान को बढ़ाकर 47 डिग्री सेल्सियस कर देती हैं।
और इतना तापमान ततैया नहीं झेल पाता। वो इस खबरी को जिंदा ही भून देती हैं। इस छत्ते की सीक्रेट लोकेशन का राज भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन मधुमक्खियां ही एकमात्र ऐसे कीट नहीं हैं जिन्हें विशाल ततैयों से मुश्किलें पेश आती हों। प्रेइंग मेंटिस भी इस हथियारबंद शिकारी का शिकार बन सकता है। मेंटिस के पास तो सुरक्षा प्रणाली भी होती है। ये अपना सिर 180 डिग्री के कोण पर घुमा सकता है और दुश्मन का पता लगाने के लिए अपनी 5 आंखों का इस्तेमाल भी कर सकता है। अपनी अगली ताकतवर टांगों के इस्तेमाल से ये शिकार को पकड़कर उसे संडासी जैसी अपनी गिरफ्त में कस लेता है। टांगों में मौजूद कांटों को ये फौरन अपने शिकार के शरीर में घुसा देता है। लेकिन ततैया तो बेहद खतरनाक जानवर है। उसके शरीर में घातक डंक के अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो अपनी कंपाउंड आंखों से मामूली सी हरकत को भी देख सकता है। उसके तेज पंजे अपने शिकार को कसकर पकड़ लेते हैं और सिर्फ एक ही बार में उसके ताकतवर दांत अपने शिकार का सिर काट देते हैं। ततैया हमलावर मुद्रा अख्तियार करके मेंटिस के पंख और मांस को चीर कर रख देता है। मेंटिस भी जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ततैया बड़ी सटीकता से अपने शिकार को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, उसे अभी एक आखिरी और बेरहम कदम उठाना है। यह है उसका सिर काटना।